वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर अयूब मेहर साहब से गाल बोले पे स्टेट बैंक जी नई जगह तिमाही रिपोर्ट आई है सेकंड क्वार्टर जी, उन हवाले से डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, अब पॉपुलर अनपॉपुलर डिसीजंस चलें वो फिर बात आगे चली जाएगी, मफरूज़ों पे हम बात नहीं करना चाहते। दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो जो हम अगर देखते हैं लिक्विड रिज़र्व्स जो हैं पाकिस्तान के, वो कभी डिप्लीट होते हैं कभी बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर हम देख रहे हैं कि जी वो प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे शुरू में आपने कहा कि हमारी 1/3 ऑफ द इम्पोर्ट है वो ऑयल है। अब इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि कल आपने सुना होगा कि इंडिया की एक गैस प्रोवाइडिंग कंपनी ने ऑफ़र किया है अपनी हुकूमत को कि जी वी आर रेडी, हम 25 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए तैयार हैं लाहौर तक। इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ हमारी इम्पोर्ट्स, एक तरफ हमारी ऑयल इंपोर्ट्स, दूसरी तरफ इस तरह के बयानात। ऑयल इंपोर्ट एक रियलिटी है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और उसमें हमें जो हम बेनिफिट ले सकते हैं दोस्त ममालिक से उस पर हमें उसको मटेरियलाइज कर लेना चाहिए, ठीक, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये जो इंडिया की गैस पाइपलाइन वाली बात है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान है, ऐसा कोई रियलिटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। ठीक, इंडिया में गैस कहाँ से अवेलेबल है? इंडिया के बड़े बड़े जो शहर हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बड़ा छोटा शहर, जो शहरी इलाके हैं, कोई ऐसा इलाका पाकिस्तान में नहीं है जहाँ नेचुरल गैस जो है वो अवेलेबल ना हो। हम तो वो कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक, इतनी बड़ी मिकदार में हमारे यहाँ है। और वो खुद आपको याद होगा टापी में वो खुद दे आर इम्पोर्टिंग गैस, दे आर इम्पोर्टिंग। और इंडिया में बड़े जो शहर हैं उनके, इवन दिल्ली जो उनका कैपिटल है, वहाँ गैस अवेलेबल नहीं है। ठीक, अच्छा एक और फिगर सर इसमें, क्योंकि हम जब रिपोर्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू गो विद द फिगर्स। एक और फिगर अगर मैं इसमें देखूं, फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मुझे ये फिगर थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, आप मुझे ज़रा थोड़ा समझाइएगा कि FY10 में ये फिगर आ रहा है जुलाई टू दिसंबर 2.7, FY11 में भी 2.7, जबकि इस साल यानी कि दिसंबर तक ये आ रहा है 2.5। क्या आपको ये फिगर जेन्युइन लग रहा है? इतने एक्यूट इकोनॉमिक प्रेशर्स में रहते हुए, इतनी हैवी बोरोइंग को देखते हुए, डोंट यू थिंक कि स्टेट बैंक जहाँ एक तरफ तनकीद करती है गवर्नमेंट पे, दूसरी जगह कहीं ना कहीं इस तरह के नंबर्स में गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है? नहीं, देखिए ये नंबर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन पे बात है। ये बजट डेफिसिट जो गवर्नमेंट का है उसकी रेशो नहीं है, ये बहरहाल बिल्कुल नहीं है। डेफिसिट को डिफाइन करने में बहुत सारे टर्म यूज़ होती हैं। एक प्राइमरी डेफिसिट है जिसको बाद में फाइनेंस किया जाता है, एक प्योर डेफिसिट है। ये प्योर डेफिसिट का बताया है जो फाइनेंसिंग से पहले का फिगर नहीं है, फाइनेंसिंग होने के बाद जो अब मजीद बच गया है आखिर में, जिसको अब कमर्शियल बैंक के जरिए किया जा रहा है। ये नहीं, जैसे हम बात करते हैं ना, बजट जब आता है हम बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन दिखाते हैं कि जी हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो डेफिसिट है, बजट का जो खसारा है वो हमारा इतना होना चाहिए, 4% होना चाहिए, 4.5% होना चाहिए, इतना होना, अभी भी 5% के अराउंड में, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन ये जो फिगर है इसमें बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट तो वही एक होगा, इसमें तो कोई ये नहीं है कि जेन्युइन, ये थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूँगा। ये इसमें जब डिफाइन करते हैं इसको, ये 2-3 इसको तरह से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वो फिर कंफ्यूजिंग फिगर होती है। इसको डेफिसिट को बहरहाल इंटरनल डेफिसिट भी जिसको कहते हैं, ये फिस्कल डेफिसिट, इसमें जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू है उसका और एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस है उसको डेफिसिट कहना चाहिए। तो वो 4-5% के अराउंड बनता है पाकिस्तान में। ठीक, लेकिन समटाइम ये करते हैं कि उसमें से जो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट होती हैं वो भी हम रिसिप्ट में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक, इसी तरह से जो एक्सटर्नल फंडिंग क्रिएट हुई है वो भी, मतलब जवाब जो मैं आपसे लेना चाह रहा था कि मैनिपुलेशन है, गुमराह किया जाता है, बिल्कुल होती है, डेटा गुमराह किया जाता है ना, एक ही डेटा होता है, उसको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो डिफरेंट वे में इंटरप्रेट कर देते हैं। क्या स्टेट बैंक से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? स्टेट बैंक से अनफॉर्चुनेटली मसला ये हुआ है कि स्टेट बैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक तो ऑटोनोमस होना चाहिए, मैं आपके प्रोग्राम में भी पहले कह चुका हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर एक हुकूमत के दौर में 4 मरतबा स्टेट बैंक का गवर्नर तब्दील हुआ हो तो वो कहाँ तक वो अदारा इंडिपेंडेंट है, कहाँ तक वो ऑटोनोमस है, ये डिटरमाइन करना मुश्किल। अब थोड़ा हमारा जो व्यूअर्स का सेगमेंट है उस पर ज़रा हम आ जाएँ कि एग्रीकल्चर साइड पे बहुत बड़े लॉसेस हुए, जो स्टेट बैंक खुद भी एग्री कर रहा है। और यहाँ पे जो प्राइस कोट की गई थी कॉटन की, वो 5,750 से गिर के 2,050 तक आ गई, तो ऑलमोस्ट 64.5% का डिक्लाइन आया है प्राइसेस में। तो समहाउ जो फार्मर है
सिंध में स्पेशली उसके प्रॉफिट में भी 64% का डिक्लाइन आया। इट मीन्स कि इनपुट कॉस्ट भी हमारी जो है वो कवर नहीं हुई है। अब ये जो डिज़ास्टर है इसकी इकोनॉमिक्स में रिकवरी को आप कैसे देख रहे हैं? इसको रिकवर होने में आप कितना टाइम लग रहा है, और अगर ये रिकवर हो जाएगा तो हमारे जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं इस पर कितना इम्पैक्ट आएगा इसका? ये टोटली मैं समझता हूँ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इसका एक रीज़न है। पहली बात ये कि जो जीडीपी ग्रोथ से हमने बात शुरू की थी, उस ग्रोथ में जो 3 सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, सर्विसेज सेक्टर जो है वो डिपेंड करता है बाकी सेक्टर्स पे। बाकी सेक्टर अगर ग्रोथ दे रहे होंगे तो सर्विसेज में भी ग्रोथ आएगी, वरना सर्विसेज में ग्रोथ आर्टिफिशियल होगी जिससे इन्फ्लेशन होगा सिर्फ। जो कमोडिटी प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ है वो गलत बताई जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खुद रिपोर्ट में ये चीज़ इंडिकेट की गई है कि पाकिस्तान में जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सिवाय ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के, वो सब अराउंड 50% जो है कैपेसिटी पे वर्क कर रही हैं। 50% वो आइडल हैं, बंद पड़ी हुई हैं। कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने, सही, लेकिन बंद है, एनर्जी नहीं है, प्रोडक्शन कहाँ से होगी? ठीक। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तो बात ही नहीं अभी की जा सकती। सही। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है, देखिए वो प्योर मैं समझता हूँ उसमें प्लानिंग से ज़्यादा उसमें नेचर का जो रोल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेचर ने एक बहुत अच्छा हमें अपॉर्चुनिटी दी कि इस साल हमारी कॉटन क्रॉप जो है वो रिकॉर्ड उसने मीट किया है और वो एक बम्पर क्रॉप हुई है। वो एक मैं समझता हूँ ब्लेसिंग है। सही। अब चीज़ ये है कि हमारी कैपेसिटी इतनी है कि हमें कॉटन अगर अवेलेबल हो, अभी आप 14 बिलियन की बात कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी जो है उस वो बआसानी अगर मुल्क में 15 मिलियन बेल्स अवेलेबल हैं, 15 मिलियन बेल्स अवेलेबल हैं, तो इजीली हमारे पास कैपेसिटी है। हम उनको फैब्रिक बना सकते हैं, यार्न बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी। एक्सपोर्ट में भी हमारे पास ऑर्डर्स मौजूद हैं। बिल्कुल, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूरोपियन यूनियन में बहुत हमारी डिमांड, जैसे एप्टमा और इनका फड्डा तो चल रहा है ना, वैसे भी देखिए आप मसला एक्सपोर्ट बैन करने के हवाले से क्या हुआ, प्राइस डिक्लाइन होने के रीज़न कॉटन हमारे पास हो गई, प्रोड्यूस हो गई। वो कॉटन की डिमांड भी है इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, सरप्लस हो गई, कैपेसिटी मौजूद है ना, और बाहर से ऑर्डर भी मिल रहे हैं, प्रॉब्लम वो भी नहीं है। ये सारा जो पैनिक क्रिएट हुआ है ये इसलिए क्रिएट हुआ है कि लोगों को ये तासुर मिला कि क्योंकि एनर्जी नहीं है तो इंडस्ट्री तो बंद पड़ी है। जब इंडस्ट्री बंद पड़ी है तो कॉटन को कौन खरीदेगा? सही। ये मैं समझता हूँ कुदरत ने बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी दी है। दूसरे मुल्कों में कॉटन ख़राब हुई है, ठीक, आपके यहाँ कॉटन अच्छी हुई है, आप इससे बिलियन ऑफ डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। पूरी दुनिया में जब क्लॉथ की शॉर्टेज होगी, यार्न की शॉर्टेज होगी, तो आपके पास कॉटन अल्लाह ताला ने अरेंज कर दी है, आप एक्सपोर्ट अर्निंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आपकी डिमांड होगी मार्केट में, और कैपेसिटी तो आपके पास है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर। लेकिन मेरा सवाल उस फार्मर के हवाले से था ना, उसको तो फायदा नहीं हुआ ना? क्यों नुकसान हुआ? देखिए नुकसान क्यों हुआ, नुकसान इस सिम्टम की वजह से हुआ, इस इंडिकेटर की वजह से हुआ कि इंडस्ट्री बंद पड़ी है, एनर्जी नहीं है। अच्छा, वो फैक्ट भी है, एनर्जी नहीं है, एनर्जी की वजह से बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए। आसान इसका जो अगर डायरेक्ट आपको सोल्यूशन मिलता है, आप इमीडिएटली कुछ भी करें, आप इंडस्ट्री की वर्किंग जो है ना उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, आप ठीक उसकी वर्किंग में लाएं उसको। ये जो आपके यहाँ कॉटन पैदा हुई है ये तो शॉर्ट हो जाएगी, ये तो कम है। मैं 14 मिलियन की बात कर रहे हैं, 15 मिलियन की कैपेसिटी हमारे इंडस्ट्री के पास है, ठीक, हमें 15 मिलियन बेल चाहिए। सही। 15 मिलियन का एस्टीमेट भी ये मैं 2001 का बता रहा हूँ। ये तो अभी तो और ज्यादा, अभी तो और ज्यादा नहीं, अभी तो कम हो गया होगा, इंडस्ट्री बंद है, इंडस्ट्री बंद होने की वजह से इस वजह से कम हुआ होगा। आप इंडस्ट्री बंद होने के जो रीजन है उनको खत्म करें, ठीक, जैसी डिमांड क्रिएट होगी, इंडस्ट्री ओपन होगी, आप देखेंगे इमीडिएटली प्राइस में चेंज आएगा, कॉटन की डिमांड बढ़ेगी, तो सिंपली मार्केट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी रिपोर्ट से रिलेटेड जब हेडलाइन चलती है ना मीडिया पे कि जी हुकूमत ने धड़ाधड़ कर्जे उठाए और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, मनी प्रिंटिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा नोट्स प्रिंट किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ करेंसी डेवलप, मतलब हर चीज़ को जो लिंक किया जाता है गवर्नमेंट बोरोइंग के साथ, क्या ये बात दुरुस्त है? क्या वाकई गवर्नमेंट बोरोइंग ही एक जो है वो वाहिद इंग्रेडिएंट है इन सारे मसाइल का, या फिर कुछ और मसाइल है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया वाले जो है वो ज़्यादा फिर गवर्नमेंट पर फोकस और है, रूट कॉज कुछ और है। गवर्नमेंट रूट कॉज ये है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है उनमें बैलेंस नहीं है, ठीक, और उनमें बैलेंस जब नहीं है तो उनका जो डिफिसिट हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ रही है,
ठीक, उसके लिए करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट या तो एक्सपेंडिचर कम करे अपने रेवेन्यू के अकॉर्डिंग करे या रेवेन्यू बढ़ाए। चले हम तो अपने डेफिसिट को मैनेज करते हैं ब्रेक लेके, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक, जो ब्रेक का पोइ इतना ही कंटिन्यू कंदासीं। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आवर शो।